वेलकम टू फिजिक्स क्लास 12th चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, इक्वेटोरियल फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, टॉर्क और फोर्स कितना होता है इलेक्ट्रिक डायपोल पे, और वर्क डन और एनर्जी डायपोल की कितनी निकलती है। ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ स्मॉल इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। मतलब दो चार्ज है, स्मॉल है, इक्वल है, अपोजिट है और बहुत ही कम डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो इस टाइप के सिस्टम को आप इलेक्ट्रिक डायपोल बोल सकते हो। ये सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। दो स्मॉल पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और स्मॉल डिस्टेंस पे रखा होना चाहिए। इसमें डेफिनेशन आती है सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। तो द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक माइनस क्यू चार्ज तो एक प्लस क्यू चार्ज ले लिया। बीच की डिस्टेंस 2l लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमें बार बार इसको हाफ करना पड़ता है। जब भी हम इसकी डिस्टेंस कहीं से मेजर करते हैं तो इसके सेंटर से लेते हैं, तो बार बार डिस्टेंस हाफ हो जाती है। तो l/2 लेने से अच्छा है 2l ले लें, तो हाफ होने पे l बचा रहेगा। तो इसलिए हमेशा इसकी डिस्टेंस 2l लेके चलते हैं। और डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन हमेशा -q टू +q होती है। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया P = Q × 2l ईदर चार्ज। डायपोल की डायरेक्शन -2 पॉजिटिव और SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज कूलॉम मीटर। अब इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल में दो केसेस होते हैं, एक एक्सियल कंडीशन और एक इक्वेटोरियल कंडीशन। एक्सियल कंडीशन मतलब डायपोल की एक्सिस को आगे बढ़ा दें हम किसी भी साइड, तो वो उसकी एक्सियल कंडीशन कहलाएगी। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो निकालना है और फिर इक्वेटोरियल कंडीशन में निकालेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल कंडीशन। एक -q चार्ज, एक +q चार्ज, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन AB डायपोल का नाम रख दिया, O ओरिजिन ले लिया इसका, 2l डिस्टेंस तो O से एक डिस्टेंस l, दूसरी साइड भी डिस्टेंस l। इसके एक्सियल कंडीशन पे P एक पॉइंट ले लिया जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस x मान ली। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट पे हम रखते हैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जैसे हम इस पॉइंट P पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो उसका A पॉइंट के लिए अलग बिहेवियर होगा और उसका B पॉइंट के लिए अलग बिहेवियर होगा। तो A पॉइंट नेगेटिव चार्ज है तो A पॉइंट की तरफ P पॉइंट का चार्ज अट्रैक्ट होगा, मतलब EA की वैल्यू अट्रैक्टिव फोर्स में होगी। लेकिन A पॉइंट P से बहुत दूर है तो ये फोर्स कम होगा, ये फील्ड कम होगा। और B पॉइंट पे +q चार्ज और P पॉइंट पे भी हमने यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है, तो दोनों में रिपल्सिव फोर्स होगा। और B पॉइंट P के ज़्यादा पास है इसलिए EB की वैल्यू ज़्यादा होगी और ये रिपल्सिव होगी, तो इसको हमने सेकेंड साइड और बड़े एरो के साथ शो किया है। और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और EB डेफिनेटली ज़्यादा है और EA कम है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आएगा वो EB - EA आना चाहिए। तो अब हम EB और EA को निकालते हैं। तो सबसे पहले EA निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑफ पॉइंट A इज EA इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। एक फॉर्मूला होता है, R डिस्टेंस होती है और यहाँ डिस्टेंस जो है वो A से P तक की डिस्टेंस है वो x + l के इक्वल है। तो यहाँ पे आ गया x + l का स्क्वायर। डायरेक्शन इसकी P to A होगी क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज ऑफ पॉइंट B EB इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/, अब यहाँ P से B की डिस्टेंस होगी जो कि x
माइनस एल का होल स्क्वायर होगी। और ये रिपल्सिव फोर्स है तो ये बी से इसको धक्का देगा पी को, तो बीपी होगी। अब दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, कोलिनियर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो EP इज इक्वल टू EB माइनस EA दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस L का स्क्वायर माइनस Q अपॉन x प्लस L स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर 4AB आएगा और 4AB में से हम 2QL को अलग निकाल लेते हैं और बाकी जो बचा रहेगा 2x उसको अलग लिख देते हैं। 2QL हमारा एक फेमस फॉर्मूला है यहाँ पे P, तो ये 2px हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया EP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2px अपॉन x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्शन इसकी जो होगी ये हमेशा डायपोल के साथ होगी। अब हम मान लेते हैं अगर डायपोल बहुत छोटा है, L जो भी सेपरेशन डिस्टेंस है वो x के कंपेरिजन में बहुत बहुत कम है, तो x स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को हम x स्क्वायर मानेंगे और x स्क्वायर का स्क्वायर x4 होगा जिसमें से एक x कट जाएगा, तो हमारे पास फॉर्मूला बचेगा 2p अपॉन x क्यूब के फॉर्म में। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा डायपोल के ही जैसी होती है, +2 माइनस। अब हम आते हैं सेकंड डेरिवेटिव पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन इक्वेटोरियल कंडीशन। इक्वेटोरियल कंडीशन मतलब डायपोल ओरिजिन टू L और ओरिजिन से परपेंडिकुलर एक हमने पॉइंट लिया, वो इसकी इक्वेटोरियल कंडीशन है। अब इस इक्वेटोरियल कंडीशन की डिस्टेंस हमने x मान ली, तो इससे x डिस्टेंस पे एक पॉइंट Q है और इस डायपोल की इक्वेटोरियल कंडीशन के Q पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जिस भी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट पे हम रखते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो जैसे हम इस Q पॉइंट पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो माइनस Q से अट्रैक्ट होगा और प्लस Q से रिपेल होगा। तो माइनस Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EA वो अट्रैक्टिव नेचर का है और प्लस Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EB वो रिपल्सिव नेचर का है। अब इन दोनों के बीच में इसका रिजल्टेंट फोर्स आएगा, वो हम वेक्टर सम के फॉर्म में निकालेंगे। और क्योंकि यहाँ पर 2L का हाफ हुआ तो L और x बीच की डिस्टेंस है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा AQB और AQ और QB की वैल्यू सेम होगी, तो EA और EB भी सेम आएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q ड्यू टू चार्ज ऑफ पॉइंट A EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AQ स्क्वायर। और AQ की वैल्यू आएगी पाइथागोरस थ्योरम से x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट और रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज ऑफ पॉइंट B एट पॉइंट Q इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BQ स्क्वायर। अब यहाँ BQ की वैल्यू भी सेम रहेगी x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ पे EA और EB की मैग्नीट्यूड तो सेम हो गए, लेकिन ना तो ये सेम डायरेक्शन में है EA और EB, ना ही ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो फिर हमें यहाँ इनके वेक्टर कंपोनेंट रिजॉल्व करने पड़ेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। और जब भी हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालते हैं तो एक कंपोनेंट ऐड होता है साइन और कॉस में से और एक कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो हमें क्लियर रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा, हमने Q पॉइंट के जो कंपोनेंट निकाले, तो इन कंपोनेंट में जो EQ जो बीच में आ रहा है, जो एंगल के साथ बनता है वो कॉस कंपोनेंट होता है और जो उसका दूसरा कंपोनेंट बनता है वो साइन होता है। तो साइन वाले कंपोनेंट यहाँ कैंसिल हो जाएंगे और कॉस वाले कंपोनेंट यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा होगा। और EA और EB की वैल्यू सेम है, तो हम इसको 2E cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो EA cos थीटा प्लस EB
कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ट्रायंगल में अगर हम निकालेंगे तो एल, और हाइपोटेनियस थी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब 2QL तो सीधा सीधा P दिख रहा है हमें, और एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया EQ इज इक्वल टू 1/4 पाइप्सिलॉन नॉट P अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। अब अगर ये बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी हो, डायपोल बहुत छोटा हो, और जो जहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी हो वो पॉइंट बहुत दूर हो, तो फिर हम एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को एक्स स्क्वायर मानेंगे, और ये नीचे एक्स क्यूब बचेगा, तो EQ इज इक्वल टू 1/4 पाइप्सिलॉन P अपॉन एक्स क्यूब बचा रहेगा। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि एक्सियल कंडीशन में 2P अपॉन आर क्यूब आया था, 2P अपॉन एक्स क्यूब आया था, और इक्विटोरियल कंडीशन में P अपॉन एक्स क्यूब आया। मतलब एक्सियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होता है और इक्विटोरियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हाफ होता है। इसके साथ साथ डायरेक्शन भी अपोजिट होती है। एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड में -Q2 प्लस Q जाता है, और इक्विटोरियल में +Q2 -Q जाता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जहां पर फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्विडिस्टेंट हो। एक डायपोल लिया, +Q -Q चार्ज, बीच की डिस्टेंस 2L, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो -Q चार्ज अट्रैक्ट होगा और +Q चार्ज रिपेल होगा। हमारे पास फॉर्मूला था E इक्वल टू F/Q, तो F इक्वल टू हो जाएगा QE। तो +Q चार्ज पे +QE इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और -Q चार्ज पे -QE इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, ऑन अपोजिट एज, तो ये एक टॉर्क के जैसा काम करेंगे। तो टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पे है QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी 2L साइन थीटा, और 2QL को हम P लिख सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया PE साइन थीटा, और जब भी साइन थीटा होता है तो हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ P एंड E, और इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। अब अगर थीटा 0 है तो PE साइन थीटा के हिसाब से टाउ 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। अगर थीटा 90 है तो साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा PE। और अगर थीटा 180 है तो फिर से टाउ 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। मतलब परपेंडिकुलर केस में टॉर्क मैक्सिमम है, और पैरेलल और एंटी पैरेलल केस में टॉर्क 0 है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और उस टॉर्क की वजह से वो किसी एक एंगल में घूमने की कोशिश करेगा, और हमें या तो वर्क मिलेगा या हमें वर्क करना पड़ेगा। या तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो एक डायपोल रख दिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इस पर फिर से फोर्स लग रहा है +QE और -QE, और एक एंगल घुमाने में हमें कितना वर्क करना पड़ता है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ रोटेशनल वर्क कर रहे हैं हम, तो रोटेशनल फोर्स को हम टॉर्क से डिस्प्लेस वैल्यू मानते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को डी थीटा से। तो हमारे पास DW इक्वल टू आ जाएगा टाउ इंटू डी थीटा। अब टाउ की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं PE साइन थीटा। अब अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहें तो हम थीटा 1 से थीटा 2 इसको मान लेते हैं। तो PE साइन थीटा डी थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे, तो कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, और जिसमें से इसको अरेंज करेंगे तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2।
अब अगर हम इसमें एक स्टैंडर्ड कंडीशन मान लें कि जब ये परपेंडिकुलर कंडीशन से किसी एंगल में लेके आ रहे हैं तो जो वर्क करना पड़ेगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट एंड डायपोल फ्रॉम इट्स नॉर्मल कंडीशन टू गिवन कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन का मतलब है कि एंगल 90 होगा और गिवन कंडीशन का मतलब है एंगल कोई भी हो सकता है, थीटा मान लिया तो थीटा 1 90 हो गया और थीटा 2 थीटा हो गया। तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो हमारे पास u इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पीई cos थीटा। और अगर हम इसमें डिफरेंट केसेस माने तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है। अगर हम थीटा 0 माने तो cos 0 1 होता है तो वैल्यू माइनस पीई होगी, मतलब जब डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, पैरेलल है उसके। और अगर थीटा 90 है तो cos 90 0 होता है, मतलब उसके पास कोई एनर्जी नहीं है। और थीटा 180 मान लें तो यू पीई क्योंकि cos 180 -1 होता है तो दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।